स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बेहद ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, नवजात श्वसन संकट सिंड्रोम, जिसे मतलब नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या आरडीएस भी कहते हैं। हमारे पास ना इस विषय पर एक विजुअल समरी है, काफ़ी संक्षिप्त है पर जानकारी अच्छी है उसमें, और आज हम उसी के आधार पर आरडीएस को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद रहेगा कि इसके मुख्य कारण क्या हैं, रिस्क क्या हैं, पहचान कैसे होती है और हाँ, इलाज के क्या तरीके हैं, इनको ठीक से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। अच्छा, तो सबसे पहले आरडीएस है क्या असल में? मतलब दिक्कत क्या होती है इसमें? जानकारी तो यही कहती है कि ये फेफड़ों में सरफैक्टेंट नाम के एक पदार्थ की कमी से होता है। जी हाँ, बिल्कुल, सरफैक्टेंट। हाँ, ये सरफैक्टेंट नाम तो सुना है, पर इसकी कमी से होता क्या है? ठीक ठीक। देखिए, होता यह है कि जब सरफैक्टेंट कम होता है ना, तो फेफड़ों के अंदर जो बहुत छोटी छोटी हवा की थैलियां होती हैं, हाँ, एल्वियोली, जिन्हें कहते हैं, हाँ एल्वियोली। उनमें ना सतह का तनाव मतलब सरफेस टेंशन वो बढ़ जाता है। अच्छा। और इसका नतीजा ये होता है कि जब बच्चा सांस छोड़ता है तो वो थैलियां पूरी तरह पिचक जाती हैं, चिपक सी जाती हैं, ओह, जिसे शायद वो एल्वियोलर कोलैप्स कहते हैं। बिल्कुल सही है, एल्वियोलर कोलैप्स। और जाहिर है जब थैलियां पिचक जाएंगी तो बच्चे को सांस लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। और वो विजुअल समरी के चित्र ए में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा था, एक्सरे पर वो धुंधलापन सा। हाँ, वो क्लासिक ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, वो असल में इन्हीं पिचकी हुई एल्वियोली की वजह से एक्सरे पर दिखता है। ये दिखाता है कि फेफड़े ठीक से हवा से भर नहीं पा रहे। समझ गया। ये सरफैक्टेंट का काम ही यही है कि वो सरफेस टेंशन कम रखे ताकि सांस लेते और छोड़ते समय एल्वियोली आराम से खुली रहे, पिचके नहीं। अच्छा। जब ये कम होता है तो फेफड़ों को फुलाने के लिए, मतलब सांस अंदर खींचने के लिए, बच्चे को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जैसा आपने कहा, ये जो कनेक्शन है ना सरफैक्टियों की कमी और एक्सरे की उस ग्राउंड ग्लास तस्वीर में, ये बिल्कुल सीधा है। ये सिर्फ बाहरी लक्षण नहीं है, ये अंदर की पैथोफिजियोलॉजी को दिखा रहा है। बिल्कुल। तो ये तो हो गया कि आरडीएस क्या है और क्यों होता है। हाँ। अब किन बच्चों में इसका खतरा ज्यादा होता है, मतलब रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? हाँ, रिस्क फैक्टर्स। समरी में सबसे पहला और शायद सबसे आम कारण बताया है समय से पहले जन्म, प्रीमेच्योरिटी। जी हाँ, प्रीमेच्योरिटी ये सबसे बड़ा, सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर है। क्यों, मतलब प्रीमेच्योरिटी से क्यों होता है ये? देखिए, जो बच्चे समय से पहले पैदा होते हैं ना, उनके फेफड़े पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए होते। खास तौर से वो कोशिकाएं जो सर्फेक्टेंट बनाती हैं, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, हाँ। वो गर्भावस्था के बिल्कुल आखिरी हफ्तों में जाके ही पूरी तरह मैच्योर होती हैं और ठीक से सर्फेक्टेंट बनाना शुरू करती हैं। तो अगर बच्चा जल्दी पैदा हो गया तो उसके फेफड़ों में सर्फेक्टेंट जरूरत से काफी कम होगा। ओके, ये तो साफ है। दूसरा फैक्टर बताया गया है माँ को डायबिटीज होना गर्भावस्था के दौरान। इसका क्या कनेक्शन है? हाँ, मैटरनल डायबिटीज। देखिए, जब माँ को डायबिटीज होती है, खासकर अगर कंट्रोल में ना हो, तो बच्चे के खून में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इसके जवाब में बच्चे का पैंक्रियाज ज्यादा इंसुलिन बनाता है, और ऐसा माना जाता है कि खून में ये जो इंसुलिन का ऊंचा स्तर है ना, हाँ। ये फेफड़ों की मैच्योरिटी में, खासकर सरफैक्टेंट बनाने वाली सेल्स के काम में थोड़ी रुकावट डाल सकता है। मतलब सरफैक्टेंट बनने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। अरे, तो माँ की डायबिटीज सीधे बच्चे के सरफैक्टेंट प्रोडक्शन को असर कर सकती है? जी बिल्कुल। और आजकल जेस्टेशनल डायबिटीज के मामले भी बढ़ रहे हैं, तो ये और भी जरूरी हो जाता है ध्यान रखना। वाकई। अच्छा, एक तीसरा रिस्क फैक्टर भी है समरी में जो मुझे थोड़ा सा चौंकाने वाला लगा, सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी। हाँ, सी सेक्शन। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, क्योंकि इसे तो सेफ मानते हैं। इसका क्या लेना देना आरडीएस से? देखिए, बात यह है कि जो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है ना, उस प्रक्रिया में बच्चा एक तरह की शारीरिक तनाव से गुजरता है। अच्छा, वो तनाव जरूरी है? हाँ, एक तरह से। वो तनाव बच्चे के शरीर में कुछ हार्मोन्स रिलीज करवाता है, खासकर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ओके, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और ये हार्मोन्स फेफड़ों के विकास और सरफैक्टेंट के प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करते हैं। ओह। अब सिजेरियन सेक्शन में, खासकर अगर वो प्लान्ड है, बिना लेबर पेन के हुआ है, तो बच्चे को वो वाला शारीरिक तनाव महसूस नहीं होता। हाँ, सही बात है। तो नतीजतन वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का जो एक सर्ज या उछाल होता है, वो शायद उतना नहीं होता। इससे फेफड़ों को मैच्योर होने में जो एक एक्स्ट्रा पुश मिलता है, वो कम हो जाता है, और आरडीएस का रिस्क थोड़ा सा बढ़ सकता है। गजब, मतलब जन्म लेने के तरीके का भी इतना असर। तो ये तीनों फैक्टर, प्रीमेच्योरिटी, माँ की डायबिटीज और सी सेक्शन, काफी कॉम्प्लेक्स पिक्चर बनाते हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे ओवरऑल देखें
तो ये रिस्क फैक्टर्स यही बताते हैं कि फेफड़ों का मैच्योर होना कितने नाजुक प्रक्रिया है, बहुत सारे अंदरूनी और बाहरी फैक्टर्स पर निर्भर करती है। प्रीमेच्योरिटी मतलब फेफड़े कच्चे रह गए, माँ की डायबिटीज मतलब मेटाबॉलिक माहौल ठीक नहीं मिला, सी सेक्शन मतलब जन्म के समय का हार्मोनल सिग्नल बदल गया। ये सब इसी बात पर जोर देते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी देखभाल कितनी जरूरी है, रिस्क फैक्टर्स को मैनेज करना और हो सके तो प्रीमेच्योर डिलीवरी को टालना। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुई रिस्क की बात। अब आते हैं डायग्नोसिस पर। क्या हम जन्म से पहले पता लगा सकते हैं कि बच्चे के फेफड़े कितने तैयार हैं? समरी में एमनियोटिक फ्लूइड एनालिसिस की बात थी। हाँ, बिल्कुल। जन्म से पहले बच्चे के फेफड़ों की मैच्योरिटी का अंदाजा लगाने के लिए गर्भ जल यानी एमनियोटिक फ्लूइड की जांच की जा सकती है। उसमें क्या देखते हैं? उसमें सबसे अहम टेस्ट है लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन नाम के 2 लिपिड्स का अनुपात, एलएस रेशियो जिसे कहते हैं। एलएस रेशियो, ओके। समरी के चित्र बी में एक ग्राफ भी था शायद इसी का। जी हाँ, वही ग्राफ। उसमें दिखता है कि लेसिथिन जो है वो प्रेगनेंसी के आखिरी दौर में करीब 35 हफ्ते के आसपास तेजी से बढ़ता है, जबकि स्फिंगोमाइलिन का लेवल लगभग एक जैसा रहता है। तो इस अनुपात से पता कैसे चलता है? देखिए, लेसिथिन जो है वो सर्फैक्टेंट का एक मुख्य कंपोनेंट है, तो जब इसका लेवल स्फिंगोमाइलिन के मुकाबले काफी बढ़ जाता है, हाँ, तो ये माना जाता है कि फेफड़े अब ठीक-ठाक सर्फैक्टेंट बना रहे हैं, वो मैच्योर हो रहे हैं। अच्छा, तो क्या कोई कट ऑफ वैल्यू है? हाँ, आमतौर पर अगर एलएस रेशियो 2 या उससे ज्यादा है तो ये अच्छा संकेत है, मतलब फेफड़े मैच्योर हैं, आरडीएस का खतरा कम है। और अगर कम हो तो? अगर ये अनुपात 1.5 से कम है तो ये खतरे की घंटी है। ये दिखाता है कि फेफड़े अभी इमैच्योर हैं और आरडीएस होने का रिस्क काफी ज्यादा है। तो ये एक तरह का प्रेडिक्टिव टूल हो गया। काफी उपयोगी लगता है ये तो। हाँ, काफी उपयोगी है, खासकर उन सिचुएशंस में जहां समय से पहले डिलीवरी करवानी पड़ रही हो। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि ये 100% फूल प्रूफ नहीं है। अच्छा। हाँ, कभी-कभी जैसे अगर माँ को डायबिटीज है तो रेशियो 2 से ज्यादा होने पर भी बच्चे को आरडीएस हो सकता है, तो इसे हमेशा पूरी क्लिनिकल पिक्चर के साथ देखना होता है। समझ गया। समरी में कुछ और टेस्ट्स का भी नाम था वैसे, जैसे फोम स्टेबिलिटी इंडेक्स, सर्फैक्टेंट एल्ब्यूमिन रेशियो, ये भी इसी असेसमेंट में मदद करते हैं। राइट। समरी में एक और चीज लिखी थी कि अगर बच्चे में ऑक्सीजन लेवल लगातार कम रहता है, पर्सिस्टेंट लो O2 टेंशन, तो उससे पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस यानी पीडीए का खतरा बढ़ जाता है। ये पीडीए क्या चीज है? हाँ, पीडीए। देखिए, डक्टस आर्टीरियोसिस एक ब्लड वेसल है जो गर्भ में बच्चे के फेफड़ों को बाईपास करने में मदद करती है। जन्म के बाद इसे अपने आप बंद हो जाना चाहिए। ओके। लेकिन जब आरडीएस की वजह से फेफड़ों में प्रेशर ज्यादा होता है और खून में ऑक्सीजन कम होती है, तो ये इस वेसल के बंद होने की प्रक्रिया में रुकावट डाल सकता है। अच्छा, तो वो खुली रह जाती है। हाँ, वो खुली रह जाती है। इसी को पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस कहते हैं। और जब ये खुली रहती है तो खून फेफड़ों में जरूरत से ज्यादा जाने लगता है। इससे दिल और फेफड़ों पर और ज्यादा लोड पड़ता है और सांस की तकलीफ बढ़ सकती है। अरे बाप रे, तो आरडीएस का असर सिर्फ फेफड़ों तक नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। ये दिखाता है कि ऑक्सीजन लेवल ठीक रखना कितना जरूरी है। ये तो डायग्नोसिस और उससे जुड़ी बातें हुई। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इलाज। अगर आरडीएस का खतरा है या हो गया है तो करते क्या हैं? हाँ, इलाज। अच्छी बात यह है कि आरडीएस के मैनेजमेंट में काफी तरक्की हुई है। अच्छा। सबसे पहला कदम, जो एक तरह से प्रिवेंटिव भी है, वो है अगर पता है कि डिलीवरी समय से पहले होने वाली है, मान लीजिए 24 से 34 हफ्तों के बीच, हाँ। तो माँ को डिलीवरी से पहले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जैसे बीटामेथासोन या डेक्सामेथासोन। ये स्टेरॉइड्स? हाँ, स्टेरॉइड्स। ये प्लेसेंटा के जरिए बच्चे तक पहुंचते हैं और उसके फेफड़ों को जल्दी मैच्योर होने में मदद करते हैं, सर्फैक्टेंट प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। अच्छा, तो इससे आरडीएस की गंभीरता कम हो सकती है या शायद हो ही ना? बिल्कुल, इससे काफी फर्क पड़ता है। ये हुई जन्म से पहले की तैयारी। और अगर जन्म के बाद बच्चे को आरडीएस हो ही गया तब? समरी में एक्सोजीनस सर्फैक्टेंट की बात थी। जी हाँ, एक्सोजीनस सर्फैक्टेंट। ये आरडीएस के इलाज की बुनियाद है आजकल। ये क्या होता है? बाहर से देते हैं? हाँ, ये या तो लैब में बना हुआ या फिर जानवरों से निकाला गया सर्फैक्टेंट होता है। इसे सीधे बच्चे की सांस की नली में, मतलब एंडोट्रेकियल ट्यूब के जरिए फेफड़ों में डाला जाता है। ओह, डायरेक्ट फेफड़ों में? हाँ,
ये सीधे सीधे उस सरफैक्टेंट की कमी को पूरा कर देता है जो सारी प्रॉब्लम की जड़ है। इससे फेफड़े कम पिचकते हैं, सांस लेना आसान होता है और ऑक्सीजन की जरूरत भी अक्सर कम हो जाती है। ये तो बड़ा सीधा और असरदार इलाज लगता है। हाँ, ये बहुत इफेक्टिव है। और तीसरा उपचार था सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन देना। जी, ऑक्सीजन। बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ऑक्सीजन देना तो जरूरी हो ही सकता है। हाँ, ताकि शरीर के बाकी अंगों को ऑक्सीजन मिलती रहे। बिल्कुल। इसे नेजल कैन्यूला से, ऑक्सीजन हुड से, या अगर हालत ज्यादा गंभीर है तो वेंटिलेटर के जरिए दिया जाता है। ये लाइफ सेविंग हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है आप कुछ और कहना चाहती हैं। हाँ, लेकिन यहीं पर हमें थोड़ी सावधानी भी बरतनी होती है। खासकर प्रीमेच्योर बच्चों में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ध्यान से मॉनिटर करना पड़ता है। सावधानी क्यों? ऑक्सीजन से क्या खतरा हो सकता है? क्या ये वही कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनका जिक्र समरी में था, RAB करके कुछ? हाँ, बिल्कुल वही कॉम्प्लिकेशंस। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन खासकर अगर ज्यादा मात्रा में या लंबे समय तक देनी पड़े तो इसके अपने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अच्छा। प्रीमेच्योर बच्चों के अंग बहुत नाजुक होते हैं ना। अच्छा, क्या है वो कॉम्प्लिकेशंस RAB? हाँ, RAB एक एक्रोनिम की तरह याद रखने के लिए है। R है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, ROP। ये आंखों के रेटिना की प्रॉब्लम है। आंखों के? ऑक्सीजन से। हाँ, ऑक्सीजन का लेवल ऊपर नीचे होने से रेटिना में जो खून की नसें हैं वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाती, एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने लगती हैं। इससे नजर कमजोर हो सकती है और गंभीर मामलों में अंधापन भी हो सकता है। अरे बाप रे। I है इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, IVH। ये दिमाग के अंदर ब्लीडिंग है। दिमाग में ब्लीडिंग? जी। प्रीमेच्योर बच्चों के दिमाग की नसें बहुत पतली और नाजुक होती हैं। ब्लड प्रेशर या ऑक्सीजन लेवल में ज्यादा उतार चढ़ाव होने से वो फट सकती हैं। ये तो बहुत सीरियस है। हाँ, और B है ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया, BPD। ये फेफड़ों की एक क्रॉनिक, मतलब लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। ये कैसी होती है? अगर बच्चे को लंबे समय तक ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है तो उससे फेफड़ों के टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, उनमें सूजन आ सकती है, स्कार बन सकते हैं। इससे बच्चे को आगे भी लंबे समय तक सांस की दिक्कत रह सकती है। तो मतलब ऑक्सीजन जरूरी भी है पर खतरनाक भी हो सकती है, एक दो-धारी तलवार की तरह। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम दो-धारी तलवार। इसीलिए नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट यानी NICU में ऑक्सीजन लेवल को बहुत ही बारीकी से मॉनिटर किया जाता है। मकसद क्या होता है? मकसद होता है कि ऑक्सीजन का लेवल बस उतना ही रखा जाए जितना शरीर के लिए जरूरी है, न कम न ज्यादा। ये एक बहुत ही फाइन बैलेंस बनाने जैसा काम है। बच्चे की जरूरत और संभावित खतरों को लगातार देखते रहना पड़ता है। ये सब जानना वाकई बहुत जरूरी है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें, RDS यानी न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, फेफड़ों में सर्फैक्टेंट की कमी जी, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर, प्रीमेच्योरिटी, साथ में माँ की डायबिटीज और C-सेक्शन भी। बिल्कुल। एक्सरे पर ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस और एमनियोटिक फ्लूइड में LS रेशियो से। हाँ, ये मुख्य है। डिलीवरी से पहले माँ को स्टेरॉइड, जन्म के बाद बच्चे को एक्सोजेनस सर्फैक्टेंट और जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन। सही। लेकिन ऑक्सीजन देते समय सावधान रहना है, ROP, IVH और BPD जैसे खतरों का ध्यान रखना है। बिल्कुल सही सारांश दिया आपने। ये दिखाता है कि पिछले कुछ दशकों में हमने RDS को समझने और उसके इलाज में कितनी ज्यादा प्रगति की है। हाँ, ये तो है। लेकिन जैसा कि समरी में भी था और हमारी बात में भी बार बार आया, इस पूरी कहानी की जड़ कहीं ना कहीं समय पूर्वता यानी प्रीमेच्योरिटी में है। सही बात है। तो इसे देखते हुए एक सवाल मन में आता है जो शायद आगे की रिसर्च की दिशा भी दिखाए। वो ये कि समय से पहले जन्म को, प्रीमेच्योर बर्थ को और बेहतर तरीके से प्रिडिक्ट करने या उसे रोकने के लिए कौन सी नई खोजें या तरीके हो सकते हैं जिनसे RDS के मामलों को कम करने में सबसे बड़ा असर पड़ सके। ये सोचने वाली बात है। हाँ, शायद इसी सवाल का जवाब हमें प्रीमेच्योरिटी और RDS के खिलाफ हमारी लड़ाई में अगले बड़े कदम की ओर ले जाएगा।